गेहूँ चावल मक्का लगा के कोई परिस्थिति बदल नहीं सकती। तो बहुत से बार ऐसी चीज़ें है कि वर्ल्ड में जो एक्सपीरियंस आपको मिलता है अलग अलग देशों में, बहुत सीखने लायक है और देश में भी सीखने लायक है। और मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ, मैं बिल गेट्स से लेकर अमिताभ बच्चन से लेकर अनेक लोगों का, लता मंगेशकर से लेकर सबके मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे। तो एक बार मेरे पत्नी से बात करते हुए मैंने कहा उनको, तो बहुत अनुभवी वाक्य, किसी के अपमानित करने का नहीं है। मैंने कहा जिन लोगों को मैं दूर से बड़ा समझ रहा था, उनके नज़दीक जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं उनको जितना बड़ा समझता था उतने ये बड़े नहीं हैं, बहुत छोटे हैं। और जिनको मैं बहुत छोटा समझ रहा था, बिल्कुल ही, उनके नज़दीक जाने के बाद मुझे पता चला कि वो बहुत छोटे नहीं, वो बहुत बड़े हैं। मैं इलेक्शन में हमारे हिंगना तालुका में एक पारधी समाज की महिला को मैंने टिकट दिया था। तो मेरा आग्रह था कि उसको टिकट देना। सब पार्टी के लोग मुझे आकर कहे कि आपने दिया है तो हमें कुछ कहना नहीं है, पर यहाँ तो ट्राइबल कम्युनिटी में ये कम्युनिटी बहुत कम है, ये चुनाव नहीं जीता जाएगा। सब मेरे ओपिनियन के विरोध में थे और मैं उस महिला को टिकट देना चाहता था। तो मैंने थोड़ा सी गलती की, मैंने उसको 10,000 रुपये दे दिया और कहा कि काम को शुरू कर दो, उसको एश्योरेंस दे दिया। और बाद में जब ये सब लोग मेरे विरोध में गए, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो मेरा स्वभाव था कि जब पंचों की राय, अब सभी लोग मेरे विरोध में हैं, तो मैंने कहा ठीक है बदल दो टिकट। तो मैं धर्म संकट में आया और मैंने उनको घर बुलाया और वह लिटरली दारू की भट्टी, हाथ भट्टी चलाने वाली महिला थी। मुंडे साहब तब गृह मंत्री थे, हम गए थे तो उनके ऊपर अटैक हुआ था, उस समाज की थी। तो मैंने उनको बुलाया और उनको कहा कि देखिए मेरे से गलती हो गई कि मैंने आपको कहा कि आप टिकट पक्का 10,000 रुपये ले जाओ, गाड़ी लगाओ और काम करो, पर अब परिस्थिति में ये टिकट बदलना पड़ रहा है, आपको फॉर्म नहीं भर पाएगी, मुझे बड़ा दुख है, मैं क्षमा मांगता हूँ। बोले भाऊ काहे की क्षमा मांग रहा हो, कुछ मत नहीं। तुरंत उसने पर्स निकाली, 6,850 रुपये तुरंत गिन कर मेरे पास दिए और कहा इतने पैसे मैंने खर्चा किए थे, पर आपने नहीं दिया टिकट, कोई चिंता मत करो, पर अपने पार्टी की जो भी उम्मीदवार होगा उसका मैं काम करूंगी। और पैसा वापस किया और मेरे आंखों में आंसू है, वो चली गई। पर जो बड़े बड़े उच्च विद्या विभूषी, डॉक्टर, प्रोफेसर, बड़े बड़े लोग होते, उनका टिकट कटने के बाद उनके घर में समझाने के लिए जाते तो कितनी गालियाँ और कितने श्राप देते और चुपचाप बैठ के सुनना पड़ता है। उसका मैंने बहुत अनुभव किया, अभी भी करना पड़ता है। कैसा मेरे ऊपर अन्याय हुआ, बड़े बड़े लोग होते हैं। वो महिला ने मुझे सिखाया कि सीखने के लिए गुणों का पेटेंट है। नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम, अप टू इन्फिनिटी। हमारे बीच में कोई पूर्णांक नहीं, हम सब अपूर्णांक है। और ये समझते हुए जब जीवन में ऐसे छोटे छोटे अनुभव से हमें सीखने के लिए मिलता है, वही हमारी जीवन की पूंजी होती है। मुझे इस बात की खुशी है कि इस किताब में आपके अनुभव ने आपको बहुत सिखाया। आपके बचपन की माता पिता के और शिक्षकों के संस्कारों ने आपके साहित्य, कविताओं के बारे में रुचि निर्माण करके आपकी इस गुणवत्ता को बढ़ाया। और प्रशासकीय अनुभवों में संवेदनशीलता के कारण नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर आपके अनुभव ने इस लेखन को और परिपक्व बनाया। तो ये आपका अनुभव निश्चित रूप से जो यंग जनरेशन है, जो प्रशासकीय सेवा में जाएगी, वो जो इसको पढ़ेंगे तो आपके अनुभव के कारण उनको काफ़ी उपयोग होगा। मैं वैसे भी आपके प्रति बहुत आदर और सम्मान रखता हूँ और इस किताब के निमित्त निश्चित रूप से इसका अनुवाद भी बहुत अच्छा हुआ है, अभी मैडम ने कहा और सच्चिदानंद जी ने भी कहा है। मैं बहुत अभिमान रखता हूँ कि साहित्य, संस्कृति, कला, इतिहास, विरासत और संस्कृति, इसके बारे में बाकी राज्यों के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है, पर महाराष्ट्र और बंगाल, इन दो राज्यों में उसकी एक अलग प्रतिमा है। और साहित्य और संस्कृति में जो विचार व्यक्त होते हैं, वो विचार भविष्य के पीढ़ियों के लिए संस्कार के रूप में उपयोगी होते हैं। और इसलिए किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण बात होती है कि उसके बचपन में उसके माता और पिता कैसे हैं
और उसको जो टीचर्स मिले वो कैसे हैं, और शुरुआत के समय में उसके मित्र हैं, उसके गाइड एंड फिलोसोफर कैसे हैं, उसके ऊपर उस व्यक्तित्व की पर्सनैलिटी का एक जड़न घड़न उससे बनता है। मूले जी के बारे में एक छोटा सा कॉन्ट्रडिक्शन है कि वो सरकारी अधिकारी होने के बाद अच्छे कवि कैसे हैं क्योंकि वो एक प्रशासनिक यशस्वी अधिकारी है और साहित्यिक और कविता दोनों के प्रति रुचि रखते हैं। उसमें और एक अच्छी बात है कि प्रशासकीय क्षमता के साथ संवेदनशील अधिकारी होते हुए, कार्यक्षम अधिकारी होते हुए, उन्हें स्वाभाविक रूप से जो परिस्थितियां होती है उससे सीख कर लिखने की आदत भी है। कभी कभी एक बहुत बड़ी समस्या होती है, दैट इज इमेज वर्सेस रियलिटी एंड ग्राउंड रियलिटी वर्सेस परसेप्शन। तो मेरे मन में, मैं मंत्री होने के पहले एक प्रतिमा थी कि ये फॉरेस्ट सर्विस कमीशन के अधिकारी, यानी बहुत मजा है, बहुत अच्छी मजा है। मर्सिडीज गाड़ी होती है, बंगला होता है, कोई पूछता नहीं किराया कितना है। यहाँ दिल्ली में क्वार्टर में रहना पड़ता है, वहाँ बहुत बड़ा बंगला होता है और गाड़ियाँ बड़ी बड़ी होती है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत मौज करते हैं, बहुत अच्छा है। मैंने ऐसा मैं जब देख रहा था, जब कभी मुझे मौका मिला, पर मंत्री बनने के बाद मेरे ध्यान में आया कि एम्बेसडर का सही मतलब क्या है। जब हम कहते हैं कि नॉलेज ये पावर है, तो अलग अलग देशों में जो इनोवेशन है, जो साइंस है, जो टेक्नोलॉजी है, जो रिसर्च है, वहाँ का एजुकेशन है, ट्रेड और बिजनेस है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है, इन सब बातों में काफ़ी बड़े प्रमाण पर हमारे एम्बेसडर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर एक छोटा सा कोई मटेरियल अगर हमको सस्ते में मिलता है तो देश का करोड़ों रुपए का फायदा होता है, और हमारे देश का कोई बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलता है तो देश में कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो एम्बेसडर जो होता है वो स्वाभाविक रूप से उसका काम देश के विकास के लिए, देश के भविष्य को बनाने के लिए बहुत उपयोगी होता है। पर सरकार में जो अलग अलग प्रकार की सर्विसेज हैं, उसमें काम करने वाले अलग अलग प्रकार के अधिकारी हैं, क्योंकि जैसे व्यक्ति होते हैं वैसे उनका एटीट्यूड और अप्रोच भी होता है। हमारा जो लोकतंत्र खड़ा है उसमें 4 इंपॉर्टेंट पिलर हैं। एक इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल एंड फेयर जुडिशरी। दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है वो हमारी एग्जीक्यूटिव विंग, यानी हमारी प्रशासकीय क्षमता रखने वाले अधिकारी जिनको इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी है। और तीसरी लेजिस्लेटिव विंग जो जनता से चुनकर आती है, राज करती है। और इन सब बातों को मजबूत करने के लिए एक मीडिया, उसका रोल उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। और चारों विंग में चारों पिलर अच्छा काम करते हैं तो लोकतंत्र में गुणात्मक परिवर्तन होता है, प्रगल्भ भी बनता है, संवेदनशील भी बनता है, और स्वाभाविक रूप से उसके कारण वर्ल्ड में हमारी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। मूले जी के बारे में एक बात अच्छी है कि अच्छे प्रशासनिक अधिकारी होने के बाद भी साहित्य और कविता की एक उनको दृष्टि होने के बाद में भी एक संवेदनशील अधिकारी और कार्य विमुख और कार्य तत्पर अधिकारी, ये सब बातें इसमें इकट्ठा हुई है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड स्पिरिट। कुछ लकीर के फकीर होते हैं, जो लिखा हुआ रहता है वो इंटरप्रेट करते हुए ऐसा ऐसा होगा, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड स्पिरिट। एक्चुअली केशवानंद केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी भारतीय संविधान के बारे में एक बहुत अच्छा निर्णय दिया है, और उन्होंने कहा है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड स्पिरिट। स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसलिए स्वाभाविक रूप से प्रशासकीय कार्य क्षमता रखने के बाद नियमों के आधार पर स्पिरिट को समझना और समझते हुए लोकाभिमुख कार्यों के लिए निर्णय करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी जी अक्सर ये कहते थे कि कानून का पालन तो होना ही चाहिए। मैंने आज तक जीवन में किसी अधिकारियों को कानून तोड़ने के लिए कहीं नहीं कहा। मैं कहता हूं ब्रेक द लॉ अप टू द लास्ट लिमिट ऑफ ब्रेकिंग पॉइंट, और ये समझो कि इसमें स्पिरिट क्या है। और दूसरी बात गांधी जी ने कही है कि जब आपको ऐसा लगेगा कि आपका कोई भी निर्णय करने के लिए ये निर्णय गरीब व्यक्ति के हित में, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है,
सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है और उस व्यक्ति से इससे न्याय मिलने वाला है, तो इस न्याय को, इस कानून को अगर आपको तोड़ना पड़ेगा तो आप जरूर तोड़िए, क्योंकि उसमें उसका हित है। पर जब कानून तोड़ते हुए किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, किसी और उद्देश्य से जब तोड़ोगे तो वो गलत होगा। मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव आया। मैं महाराष्ट्र में मंत्री था और अमरावती जिले में एक मेड़घाट तहसील थी और वहाँ 2500 बच्चे कुपोषण से मर गए और वो मरने के बाद काफ़ी वर्ल्ड लेवल पर काफ़ी हाहाकार मचा। आपको याद होगा, ये 96-97 की बात थी। तो हमारे मुख्यमंत्री जो थे मनोहर जोशी, वो मुझे कहते थे कि नितिन, ये कैसी स्थिति है, ये मेड़घाट में 450 गाँव है, एक भी गांव में रास्ता नहीं है, ये लोगों का कैसे होगा। तो फिर वो बार बार, मैं भी पीडब्ल्यू मिनिस्टर था, मीटिंग करवाता था और फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट के चीफ कॉन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आते थे और 4 से 5 बार मनोहर जोशी उनको कहते थे। एक बार उन्होंने कहा, जब मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा की तुम्हाला काहीच वाटत नाही का, इतकी लोक मेली, इतक्या गावात रस्ते नाही, मुलं शाळेत जात नाही, तुम्ही काम नहीं करू देत, आपको कुछ भी नहीं लगता। 2500 बच्चे कुपोषण से मर गए, बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते, वहाँ के किसान हैं, उनका उपज मार्केट में नहीं जा सकती है, इलेक्ट्रिक की लाइन वहाँ नहीं गई, सब काम आपने रोक दिया फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एक्ट के आधार पर, आपको इसका कुछ भी नहीं लगता आपको। तो चीफ कॉन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ने कहा कि सर, आई एम वेरी सॉरी, पर मुझे आपको जवाब देना है तो यही है कि आई एम हेल्पलेस, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। तो मनोहर जोशी जी आगतिक हो गया। तो एक कुलकर्णी करके कमिश्नर थे, वो भी बड़े सुसंस्कृत और अच्छे अधिकारी थे। तो फिर मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने कहा सर, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है, ये ऐसे काम में मैं बहुत माहिर हूँ, तो एक काम करो, ये मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे कोई चिंता नहीं क्या परिणाम होते हैं और मैं ये काम करूँगा। आपको संभव हुआ तो मेरे पीछे खड़े रहो, नहीं रहा तो फर्क नहीं पड़ता, मेरा गया तो गया पद, चिंता नहीं। मैं गया। एक मर्चेंट नाम के दरियापुर में, परतवाड़ा में रहते एक मुस्लिम अधिकारी, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थे। मैं राजदूत पर, उस समय राजदूत थी, उसमें पूरे जगह पर घूम कर आया, कोई रोड नहीं। तो मैंने कहा तुम एक फाइल तैयार करो और फाइल तैयार करने के बाद मंत्रालय में भेजो। वो ऐसे थे, बहुत अच्छे अधिकारी, अभी भी है वो फाइल मुंबई में आई और फिर आकर वो फॉरेस्ट के ओपिनियन, इसके ओपिनियन होने के बाद आई, वो मेरे पास आई और मैंने उसमें लिखा कि मानव अधिकार की दृष्टि से इन लोगों को गांव में जाने के लिए रोड नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये उनका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक शोषण है और इसके लिए परमिशन नहीं देना गलत बात है। और इसलिए मैं मंत्री होने के नाते ये निर्णय देता हूँ कि एक्ट कुछ भी कहे, मैं ऐसे आदेश देता हूं कि यह 450 गांव में रोड बनने चाहिए और इसके बाद एक्ट के आधार पर कोई अगर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स अप होगी तो मैं जब तक मंत्री हूं तब तक और उसके बाद में भी ये व्यक्तिगत मेरी जिम्मेदारी होगी और उसके लिए मैं जिम्मेदार रहूंगा। ये लिखकर मैंने तांबे करके, हमारे सेक्रेटरी थे, उन्होंने देखकर उन्होंने कहा कि तुम साहब आपने ऐसे कैसे लिखा है। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं राजनीतिक पेशावर नहीं हूं, जो होगा सो देखा जाएगा। और मैं गया, क्या कहा वो मैं अब नहीं बताऊंगा फॉरेस्ट वालों के लिए, क्योंकि वो ठीक नहीं होगा। पर मैंने 450 गांव में रोड बना दिया। और डॉक्टर अलेक्जेंडर हमारे गवर्नर थे, बहुत अच्छे संवेदनशील व्यक्ति थे। मैं उनको हेलीकॉप्टर से लेके गया उद्घाटन के लिए और वो पहले 5 गांव में जाने वाले थे, फिर वो 20 गांव में गए। 2 दिन वो चिखलदरा रुके थे और वो इतने खुश हुए। और फिर हाईकोर्ट में एक PIL भी हुई, तो कोर्ट ने कहा ये वायलेशन है। तो फिर डिपार्टमेंट आपको, सरकारी अधिकारी बोल रहे थे एफिडेविट करना है, मेरा नाम लिखो, जो सजा करनी है कोर्ट को मुझे करने दो, क्योंकि इट्स माई डिसीजन। गई तो वो डर गए, बोले ऐसा कैसे लिखना चाहिए। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। अगर मैं मंत्री होने के साथ अगर गरीब व्यक्ति को न्याय नहीं दे सकता तो कोई बात नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। वो आज रास्ते पूरे हुए, वहाँ स्वाधीनता मिली, वहाँ बिजली,
ऐसी तो हालत थी कि एक केवल बिजली का आंकड़ा ऊपर करना था, वही इन्वायरमेंट एक्ट ने उसको स्टॉप किया था। मैंने बोला कहा बताओ मेरे हाथ से कार्यक्रम करो, मैं कहा लगाना है मैं करा देता हूँ। ये जो संवेदनशीलता थी, ये जो लोकाभिमुख थी, कि जिसको हम लोग अक्सर कहते कि मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम। आइदर इट इज पॉलिटिक्स और सोशल वर्क और इज इवन एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। और हम अगर रब का फेयर करने के लिए बैठे हैं तो किसी के जाने में फायदा नहीं और किसी के आने में फायदा नहीं। वी नीड टू डू समथिंग फॉर द पीपल, और यही संविधान का स्पिरिट है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि अपने पूरे जीवन में ये पासपोर्ट वाली आइडिया मुझे एक बार सुषमा जी ने आपके अनुपस्थिति में मुझे बताई थी। मैं बोल रहा था वो नागपुर में कार्यालय खोलो, इधर खोलो। अरे नागपुर क्या बोले, वर्धा में खोल देंगे, चंद्रपुर में। मैं बोला ये ऐसा कैसे होगा, अब तो नागपुर में खोलते खोलते मैं बोल रहा हूँ कि होगा कि नहीं। उन्होंने बोले ये ऐसी ही हमने पॉलिसी बनाई, तुम्हारा महाराष्ट्र के तो अधिकारी ये बोले। तो उन्होंने बहुत तारीफ की और मुझे बताया कि ये हुआ। और आप छोटे छोटे गाँव में गया तो कानून इम्प्लीमेंट करते समय सामान्य व्यक्ति के हितों का विचार करते हुए उसको ब्रेक न करते हुए निर्णय करना, ये जो सुसंस्कृत लोकाभिमुख संवेदनशीलता थी, उसका परिचय आपने इस किताब में भी दिया है। अब मैं ज़्यादा कमेंट नहीं, आजकल मीडिया को आदत है मैं कुछ भी बोलूँ तो उल्टा लिखते हैं। तो मैं ब्यूरोक्रेसी में कोई भी कमेंट्स करूँ तो कहीं ना कहीं कहाँ का जोड़ देते हैं और दिन भर चलाते हैं। एवरी शुड लॉयल टू हिज प्रोफेशन। मैंने जो कहा उसके ऊपर मैं कायम रहूंगा। पर ब्यूरोक्रेसी के बारे में कभी कभी टाइम इज द बिगेस्ट कैपिटल। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं, जो मुनि जी की क्षमा मांगकर और जितने प्रतिनिधि क्षमा मांग के बताता हूं, कि जिन लोगों को 1 तारीख को तनख्वाह मिलता है वो जीवन भर टाइम नाम के विषय का महत्व कभी नहीं समझते। मैं बिजनेस मैनेजमेंट में फाइनेंस हूँ, पढ़ा हूँ और बहुत कर्जा ले चुका, धंधा पानी कर चुका हूँ। तुमने एक एक फाइल पर 15-15 दिन लेट करने से कितना चूना लग जाता है, इसका व्यक्तिगत जीवन में भी अनुभव लेता हूँ और बाकी कॉन्ट्रैक्टर को बर्बाद होते हुए मैंने देखा है। ओनली द प्रॉब्लम इज नॉट टेकिंग डिसीजन इज द बेस्ट डिसीजन। आपको जो लगता है वो लो ना, रिजेक्ट करना रिजेक्ट करो, पास करना पास करो। अभी प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया कि कोई भी फाइल 4 लेयर के ऊपर नहीं जाएगी। मैंने नोट बनाकर सेक्रेटरी को दिया, 4 लेयर पर दो, कितने लेयर हैं, जो करना है वो निर्णय करो। प्रॉब्लम टाइम इज द बिग प्रॉब्लम, और टाइम के कारण फिर लोगों को तकलीफ होती है। आपके डिसीजन क्या होता है इससे नहीं होती। और इसलिए इसका जब महत्व होता है जब अधिकारी संवेदनशील हो, दूसरों के व्यक्ति के भी पास जाकर उसके सुख दुख को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैं जब मंत्री बना तो करीब 406 प्रोजेक्ट 3,85,000 करोड़ के स्टॉल प्रोजेक्ट हैं, बंद पड़े थे, और बैंकों में 3 लाख करोड़ का एनपीए हुआ था। मैं हमारे यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर ट्रांसपोर्ट वन में रोज रात को 12-12 बजे तक बैठता था, अधिकारी, कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट, बैंकर्स, और कुछ ना कुछ मुझे अक्सर लगता था कि पॉजिटिव एटीट्यूड, फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी, करप्शन फ्री सिस्टम और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होनी चाहिए। वी हैव टू फाइंड आउट द वे आउट, सोल्यूशन निकालना चाहिए विदाउट ब्रेकिंग द लॉ। तो मैं बहुत बार बैठता था, मतलब बैंक को बोलता तुम्हारा इसमें फायदा है, तुम्हारा इसमें फायदा है, ये ऐसे रोक के क्यों कर, लोगों को भी तकलीफ हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मुझे गालियां देते हैं। एक बार मैंने एक अधिकारी को कहा कि तुम्हारा नाम क्यों नहीं लिखते रोड पर, गड्ढे भाई इतने। तो मैंने नियम बनाया कि रोड पर सब डिप्टी इंजीनियर सबके नाम लिखो कि ये रोड में गड्ढे है, तो मैं मेरा ही पुतला क्यों फूके, लोग आपका भी फूके। अगर आप लोग जब मेरे लिए करेंगे तो फिर आपकी भी जिम्मेदारी है ना। मैं मजाक में उनको कहा कि आपका भी कल लोग आपको भी पूछेंगे, नहीं तो तुरंत कुछ हुआ तो लोग बोलते कि क्यों ऐसा क्यों हुआ। तो शरद जोशी करके हास्य व्यंग्य के कवि थे, मेरे बहुत फेवरेट कवि थे, और आज भी मुझे कभी समय मिलता है तो मैं उनकी कविताएं सुनता हूँ। भोपाल के थे, और आपकी जो कविता है वो शरद जोशी जी की कविता को याद करने वाली बात है। बहुत अच्छा व्यंग्य करते थे। उनकी एक पोस्ट ऑफिस करके कविता है, एक उनकी कांग्रेस करके कविता है। पोस्ट ऑफिस कविता बहुत अच्छी थी। वो बोलते अगर अंग्रेज पोस्ट ऑफिस नहीं खोलते, अगर हम खोलते तो क्या होता। तो वो बोलते पहले
एक व्यक्ति पोस्ट ऑफिस आता, आने के बाद काउंटर पे जाता, बोलता मुझे चिट्ठी लिखना है। तो उससे सवाल पूछा था, क्यों लिखना है, आवश्यक है क्या, क्या कारण है, बहुत इमरजेंसी है क्या? फिर बड़े मुश्किल से वो परमिशन देकर एक चालान देता हाथ में। मैं चालान भरता, चालान भरने के बाद मैं ट्रेजरर के पास, कैशियर के पास जाता, उसको चालान जमा करता। चालान जमा करने का पता क्या है, क्यों चिट्ठी लिख रहे हो? अरे भाई चालान दिया। चालान देने के बाद वो मुझे पोस्ट कार्ड देता, मैं घर आता, चिट्ठी लिखता। और जब मैं पोस्ट ऑफिस के सामने लाल डिब्बे के सामने जाता तो एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा रहता, ए क्या कर रहा है? नहीं चिट्ठी डाल रहा हूँ। चल चाय पानी के पैसे ला। तो बोले मैं चिट्ठी डालता। डालने के बाद, चिट्ठी के बाद उसका जवाब आता, चिट्ठी वर्णन तो बहुत बड़ा है, और चिट्ठी आता, जवाब आता है, तो मुझे पता चलता है कि पोस्ट ऑफिस में जवाब आया। तो मैं जाता, तो वो बोलता, अच्छा जवाब आया है, पर तुम शरद जोशी हो, इसका मतलब क्या है? तुम ही हो क्या और कोई हो? जाओ पहले एफिडेविट करके लाओ कि मैं शरद जोशी हूँ और कोई नहीं हूँ, तब चिट्ठी तुमको मिलेगी। फिर वो एफिडेविट करता, एफिडेविट करके देता। और ऐसा करके उन्होंने आखिरी में वर्णन किया है कि वो चिट्ठी का जवाब लेकर मैं घर आता तो लोग बोलते, क्या कहा जोशी जी की पहुंच है, चिट्ठी भी लिखी, जवाब भी आया, अरे इनका तो बहुत बड़ा लगा। वो प्रशासनिक पद्धति पर किया हुआ व्यंग है। सभी ऐसा है, ऐसा भी नहीं है, पर वो जैसे मेटल जो होती है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वैसे प्रशासन भी लोकाभिमुखता और संवेदनशीलता का गुड कंडक्टर होना चाहिए। और वो मोड़े जी कहे, इसलिए उनके पूरे किताब में एक लोकाभिमुख संवेदनशील अधिकारी का भावना एक प्रकार से व्यक्त हुई, इसीलिए किताब महत्वपूर्ण है। और उनका जो अनुभव है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि अनुभव से बहुत सीखने के लिए मिलता है। सीखने का पेटेंट किसी के पास नहीं है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि मैं भी बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ, और आज भी मैं फुटपाथ पर खाने वाला, थर्ड क्लास में पिक्चर देखने वाला और नाटक पीछे से देखने वाले लोगों में से बड़ा हुआ हूँ। तो मुझे वो जीवन बड़ा अच्छा लगता है। जेड प्लस सिक्योरिटी गार्ड अड़चने आती है तो मैं सबको रात को छोड़ने के बाद फिर निकल जाता हूँ फुटपाथ पर, क्योंकि वो मैं वहाँ अक्सर मुझे मेरी औकात की याद दिलाती है। जो मेरी जो कविता थी वो बड़े अच्छी लगती है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात यही है कि आपके जीवन में इन सब अनुभव के साथ आपका जो अनुभव आया, विदेशों में आया है, रशिया का अनुभव आपने आया, आप और इसमें लिखिए। मैं इस विषय पर बहुत कुछ, थोड़ा बहुत, मैं इतना तो विद्वान नहीं हूँ और मुझे उतना टाइम ही नहीं मिलता, पर साम्यवाद, समाजवाद और पूंजीवाद, ये तीनों बातों में हमारे देश में बहुत बड़े बड़े लोगों ने काम किया है। एक समय समाजवादी और कम्युनिस्ट रहना यानी गौरव का विषय रहता था। मैं चाइना में गया था, बीजेपी के प्रेसिडेंट के रूप में मुझे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने इनवाइट किया था। तो जब पूरा देखा मैं उनके पास, तो मैंने बोला ये सब लिबरल इकोनॉमी, नॉन रेसिडेंशियल चाइनीज जो थे मंगोलियन वंश के, उन्होंने पूरी इन्वेस्टमेंट लाई, शांघाई बना, सब लिबरल इकोनॉमी थी। तो मैंने पूछा तुम्हारे यहाँ लाल बावटा छोड़ के तो कुछ कम्युनिस्ट कुछ लगता है नहीं कुछ। तो उन्होंने कहा हमें देश की प्रगति करनी है। तो समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद, हमारे देश में समाजवादी पार्टी भी थी, कम्युनिस्ट पार्टी भी थी और स्वतंत्र पार्टी भी थी। और अमेरिकन लिबरल इकोनॉमी जो थी वो भी आज दुनिया के सामने आई है। फिर भी दुनिया के इकोनॉमिक्स और फिलोसोफर ये कह रहे कि स्टिल हमें जवाब नहीं मिल रहा है कि व्हाट इज एग्जैक्टली कि जिससे हम कर सकते हैं। तो जो सबसे आखिरी व्यक्ति है उसकी प्रगति और विकास कर अगर इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है तो निश्चित रूप से कौन सा इकोनॉमिक मॉडल होगा, ये विश्व के सामने भी बहुत बड़ा प्रश्न है। और आप जैसे लोगों को ये अनुभव मिला है कि रशिया में भी रहना है, तो मैं ये कहता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जब तक कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तब तक एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल नहीं निर्माण होगा। एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल नहीं होगा तब तक इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी नहीं होगी। मैं कभी कभी मजाक में, मैंने एक बार हमारे एक बहुत बड़ा मिहान करके प्रोजेक्ट में, जो 500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करेगा मैं उसके पैर छूने के लिए तैयार हूँ। तो मुझे पत्रकार ने कहा ऐसे क्यों कहते हो आप? अरे मतलब उसके पैसे का छोड़ो, मेरे यहाँ के 5000 लोगों के हाथ को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है।
अब गाँव में मैं कहता हूँ किसानों को, मैं किसानों में काम करूँ, अन्नदाता वगैरह मत बनो, ऊर्जादाता बनो, ग्रीन हाइड्रोजन बनाओ, इथेनॉल बनाओ। ये गेहूँ चावल मक्का लगा के कोई परिस्थिति बदल नहीं सकती। तो बहुत से बार ऐसी चीजें हैं कि वर्ल्ड में जो एक्सपीरियंस आपको मिलता है अलग अलग देशों में, बहुत सीखने लायक है और देश में भी सीखने लायक है। और मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूं, मैं बिल गेट्स से लेकर अमिताभ बच्चन से लेकर अनेक लोगों का, लता मंगेशकर से लेकर सबके मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे। तो एक बार मेरे पत्नी से बात करते हुए मैंने कहा उनको, बहुत अनुभवी वाक्य, किसी के अपमानित करने का नहीं है। मैंने कहा जिन लोगों को मैं दूर से बड़ा समझ रहा था, उनके नज़दीक जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं उनको जितना बड़ा समझता था उतने ये बड़े नहीं हैं, बहुत छोटे हैं। और जिनको मैं बहुत छोटा समझ रहा था, बिल्कुल ही, उनके नज़दीक जाने के बाद मुझे पता चला कि वो बहुत छोटे नहीं, वो बहुत बड़े हैं। मैं इलेक्शन में हमारे हिंगना तालुका में एक पारधी समाज की महिला को मैंने टिकट दिया था। तो मेरा आग्रह था कि उसको टिकट देना। सब पार्टी के लोग मुझे आकर कहे कि आपने दिया है तो हमें कुछ कहना नहीं है, पर यहाँ तो ट्राइबल कम्युनिटी में ये कम्युनिटी बहुत कम है, ये चुनाव नहीं जीता जाएगा। सब मेरे ओपिनियन के विरोध में थे और मैं उस महिला को टिकट देना चाहता था। तो मैंने थोड़ा सी गलती की, मैंने उसको 10,000 रुपये दे दिया और कहा कि काम को शुरू कर दो, उसको एश्योरेंस दे दिया। और बाद में जब ये सब लोग मेरे विरोध में गए, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो मेरा स्वभाव था कि जब पंचों की राय, अब सभी लोग मेरे विरोध में हैं, तो मैंने कहा ठीक है बदल दो टिकट। तो मैं धर्म संकट में आया और मैंने उनको घर बुलाया और मैं लिटरली दारू की भट्टी, हाथ भट्टी चलाने वाली महिला थी। मुंडे साहब तब गृह मंत्री थे, हम गए थे तो उनके ऊपर अटैक हुआ था, उस समाज की थी। तो मैंने उनको बुलाया और उनको कहा कि देखिए मेरे से गलती हो गई कि मैंने आपको कहा कि आप टिकट पक्का 10,000 रुपये ले जाओ, गाड़ी लगाओ और काम करो, पर अब परिस्थिति में ये टिकट बदलना पड़ रहा है, आपको फॉर्म नहीं भर पाएगी, मुझे बड़ा दुख है, मैं क्षमा मांगता हूँ। बोले भाऊ काहे की क्षमा मांग रहा हो, कुछ मत नहीं। तुरंत उसने पर्स निकाली, 6,850 रुपये तुरंत गिन कर मेरे पास दिए और कहा इतने पैसे मैंने खर्चा किए थे, पर आपने नहीं दिया टिकट, कोई चिंता मत करो, पर अपने पार्टी की जो भी उम्मीदवार होगा उसका मैं काम करूंगी। और पैसा वापस किया और मेरे आंखों में आंसू है, वो चली गई। पर जो बड़े बड़े उच्च विद्या विभूषी, डॉक्टर, प्रोफेसर, बड़े बड़े लोग होते, उनका टिकट कटने के बाद उनके घर में समझाने के लिए जाते तो कितनी गालियाँ और कितने श्राप देते और चुपचाप बैठ के सुनना पड़ता है। उसका मैंने बहुत अनुभव किया, अभी भी करना पड़ता है। कैसा मेरे ऊपर अन्याय हुआ, बड़े बड़े लोग होते हैं। वो महिला ने मुझे सिखाया कि सीखने के लिए गुणों का पेटेंट है। नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम, अप टू इन्फिनिटी। हमारे बीच में कोई पूर्णांक नहीं, हम सब अपूर्णांक है। और ये समझते हुए जब जीवन में ऐसे छोटे छोटे अनुभव से हमें सीखने के लिए मिलता है, वही हमारी जीवन की पूंजी होती है। मुझे इस बात की खुशी है कि इस किताब में आपके अनुभव ने आपको बहुत सिखाया। आपके बचपन की माता पिता के और शिक्षकों के संस्कारों ने आपके साहित्य, कविताओं के बारे में रुचि निर्माण करके आपकी इस गुणवत्ता को बढ़ाया। और प्रशासकीय अनुभव में संवेदनशीलता के कारण नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर आपके अनुभव ने इस लेखन को और परिपक्व बनाया। तो यह आपका अनुभव निश्चित रूप से जो यंग जनरेशन है, जो प्रशासकीय सेवा में जाएगी, वो जो इसको पढ़ेंगे तो आपके अनुभव के कारण उनको काफ़ी उपयोग होगा। मैं वैसे भी आपके प्रति बहुत आदर और सम्मान रखता हूँ और इस किताब के निमित्त निश्चित रूप से इसका अनुवाद भी बहुत अच्छा हुआ है। अभी मैडम ने कहा और सच्चिदानंद जी ने भी कहा है। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूँ। और एक प्रशासकीय अच्छे अधिकारी का जो लोकाभिमुख है, संवेदनशील है, कवि है, साहित्यिक है और उसके साथ भी कार्य करने के साथ साथ इफिशिएंट भी है। यानी ऐसा नहीं है कि जो ईमानदार है वो इफिशिएंट नहीं है, वो इफिशिएंट है वो ईमानदार नहीं है। कभी कभी ये प्रॉब्लम आते हैं, पर आपकी सभी बातों का संगम इसमें है।
मैं आपको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। में बहुत अच्छी प्रतिमा उनके बारे में निर्माण हुई। और एक महत्वपूर्ण बात यही है कि उनका जन्म, बचपन जो है वो सांगली जिले में बीता और बाकी का जीवन कोल्हापुर जिले में रहा। महाराष्ट्र के बारे में मैं अक्सर इस बात में बहुत अभिमान रखता हूं कि साहित्य, संस्कृति, कला, इतिहास, विरासत और संस्कृति, इसके बारे में बाकी राज्यों के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है, पर महाराष्ट्र और बंगाल, इन दो राज्यों में उसकी एक अलग प्रतिमा है। और साहित्य और संस्कृति में जो विचार व्यक्त होते हैं वो विचार भविष्य के पीढ़ियों के लिए संस्कार के रूप में उपयोगी होते हैं। और इसलिए किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण बात होती है कि उसके बचपन में उसके माता और पिता कैसे हैं और उसको जो टीचर्स मिले वो कैसे हैं, और शुरुआत के समय में उसके मित्र हैं, उसके गाइड एंड फिलोसोफर कैसे हैं, उसके ऊपर उस व्यक्तित्व की पर्सनैलिटी का एक जड़न घड़न उससे बनता है। मूले जी के बारे में एक छोटा सा कॉन्ट्रडिक्शन है कि वो सरकारी अधिकारी होने के बाद अच्छे कवि कैसे हैं क्योंकि वो एक प्रशासनिक यशस्वी अधिकारी है और साहित्यिक और कविता दोनों के प्रति रुचि रखते हैं। उसमें और एक अच्छी बात है कि प्रशासकीय क्षमता के साथ संवेदनशील अधिकारी होते हुए, कार्यक्षम अधिकारी होते हुए, उन्हें स्वाभाविक रूप से जो परिस्थितियां होती है उससे सीख कर लिखने की आदत भी है। कभी कभी एक बहुत बड़ी समस्या होती है, दैट इज इमेज वर्सेस रियलिटी एंड ग्राउंड रियलिटी वर्सेस परसेप्शन। तो मेरे मन में, मैं मंत्री होने के पहले एक प्रतिमा थी कि ये फॉरेस्ट सर्विस कमीशन के अधिकारी, यानी बहुत मज़ा है, बहुत अच्छी मज़ा है। मर्सिडीज गाड़ी होती है, बंगला होता है, कोई पूछता नहीं किराया कितना है। यहाँ दिल्ली में क्वार्टर में रहना पड़ता है, वहाँ बहुत बड़ा बंगला होता है और गाड़ियाँ बड़ी बड़ी होती है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत मौज करते हैं, बहुत अच्छा है। मैंने ऐसा मैं जब देख रहा था, जब कभी मुझे मौका मिला, पर मंत्री बनने के बाद मेरे ध्यान में आया कि एम्बेसडर का सही मतलब क्या है। जब हम कहते हैं कि नॉलेज ये पावर है, तो अलग अलग देशों में जो इनोवेशन है, जो साइंस है, जो टेक्नोलॉजी है, जो रिसर्च है, वहाँ का एजुकेशन है, ट्रेड और बिजनेस है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है, इन सब बातों में काफ़ी बड़े प्रमाण पर हमारे एम्बेसडर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर एक छोटा सा कोई मटेरियल अगर हमको सस्ते में मिलता है तो देश का करोड़ों रुपए का फायदा होता है। और हमारे देश का कोई बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलता है तो देश में कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो एम्बेसडर जो होता है वो स्वाभाविक रूप से उसका काम देश के विकास के लिए, देश के भविष्य को बनाने के लिए बहुत उपयोगी होता है। पर सरकार में जो अलग अलग प्रकार की सर्विसेज हैं उसमें काम करने वाले अलग अलग प्रकार के अधिकारी हैं, क्योंकि जैसे व्यक्ति होते हैं वैसे उनका एटीट्यूड और अप्रोच भी होता है। हमारा जो लोकतंत्र खड़ा है उसमें 4 इंपॉर्टेंट पिलर हैं। एक इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल एंड फेयर जुडिशरी। दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है वो हमारी एग्जीक्यूटिव विंग, यानी हमारी प्रशासकीय क्षमता रखने वाले अधिकारी जिनको इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी है। और तीसरी लेजिस्लेटिव विंग जो जनता से चुनकर आती है, राज करती है। और इन सब बातों को मजबूत करने के लिए एक मीडिया, उसका रोल उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। और चारों विंग में चारों पिलर अच्छा काम करते हैं तो लोकतंत्र में गुणात्मक परिवर्तन होता है, प्रगल्भ भी बनता है, संवेदनशील भी बनता है और स्वाभाविक रूप से उसके कारण वर्ल्ड में हमारी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। मूले जी के बारे में एक बात अच्छी है कि अच्छे प्रशासनिक अधिकारी होने के बाद भी साहित्य और कविता की एक उनको दृष्टि होने के बाद में भी एक संवेदनशील अधिकारी और कार्य विमुख और कार्य तत्पर अधिकारी, ये सब बातें इसमें इकट्ठा हुई है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड स्पिरिट। कुछ लकीर के फकीर होते हैं, जो लिखा हुआ रहता है वो इंटरप्रेट करते हुए ऐसा ऐसा होगा।
बट देर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड स्पिरिट। एक्चुअली केशवानंद केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी भारतीय संविधान के बारे में एक बहुत अच्छा निर्णय दिया है और उन्होंने कहा है कि देर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड स्पिरिट। स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसलिए स्वाभाविक रूप से प्रशासकीय कार्य क्षमता रखने के बाद नियमों के आधार पर स्पिरिट को समझना और समझते हुए लोकाभिमुख कार्यों के लिए निर्णय करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी जी अक्सर ये कहते थे कि कानून का पालन तो होना ही चाहिए। मैंने आज तक जीवन में किसी अधिकारियों को कानून तोड़ने के लिए कहीं नहीं कहा। मैं कहता हूं ब्रेक द लॉ अप टू द लास्ट लिमिट ऑफ ब्रेकिंग पॉइंट, और ये समझो कि इसमें स्पिरिट क्या है। और दूसरी बात गांधी जी ने कही है कि जब आपको ऐसा लगेगा कि आपका कोई भी निर्णय करने के लिए ये निर्णय गरीब व्यक्ति के हित में, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है और उस व्यक्ति से इससे न्याय मिलने वाला है, तो इस न्याय को, इस कानून को अगर आपको तोड़ना पड़ेगा तो आप जरूर तोड़िए, क्योंकि उसमें उसका हित है। पर जब कानून तोड़ते हुए किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, किसी और उद्देश्य से जब तोड़ोगे तो वो गलत होगा। मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव आया। मैं महाराष्ट्र में मंत्री था और अमरावती जिले में एक मेड़घाट तहसील थी और वहाँ 2500 बच्चे कुपोषण से मर गए और वो मरने के बाद काफ़ी वर्ल्ड लेवल पर काफ़ी हाहाकार मचा। आपको याद होगा, ये 96-97 की बात थी। तो हमारे मुख्यमंत्री जो थे मनोहर जोशी, वो मुझे कहते थे कि नितिन ये कैसी स्थिति है, ये मेड़घाट में 450 गाँव है, एक भी गाँव में रास्ता नहीं है, ये लोगों का कैसे होगा। तो फिर वो बार बार, मैं भी पीडब्ल्यू मिनिस्टर था, मीटिंग करवाता था और फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट के चीफ कॉन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आते थे और 4 से 5 बार मनोहर जोशी उनको कहते थे। एक बार उन्होंने कहा, जब मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा की तुम्हाला काहीच वाटत नाही का, इतकी लोक मेली, इतक्या गावात रस्ते नाही, मुलं शाळेत जात नाही, तुम्ही काम नाही करू देत, आपको कुछ भी नहीं लगता। 2500 बच्चे कुपोषण से मर गए, बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते, वहाँ के किसान हैं, उनका उपज मार्केट में नहीं जा सकती है, इलेक्ट्रिक की लाइन वहाँ नहीं गई, सब काम आपने रोक दिया फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एक्ट के आधार पर, आपको इसका कुछ भी नहीं लगता आपको। तो चीफ कॉन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ने कहा कि सर आई एम वेरी सॉरी, पर मुझे आपको जवाब देना है तो यही है कि आई एम हेल्पलेस, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। तो मनोहर जोशी जी आगतिक हो गया। तो एक कुलकर्णी करके कमिश्नर थे, वो भी बड़े सुसंस्कृत और अच्छे अधिकारी थे। तो फिर मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने कहा सर ये तुम्हारे बस का काम नहीं है, ये ऐसे काम में मैं बहुत माहिर हूँ, तो एक काम करो, ये मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे कोई चिंता नहीं क्या परिणाम होते हैं और मैं ये काम करूँगा। आपको संभव हुआ तो मेरे पीछे खड़े रहो, नहीं रहा तो फर्क नहीं पड़ता, मेरा गया तो गया पद, चिंता नहीं। मैं गया। एक मर्चेंट नाम के दरियापुर में, परतवाड़ा में रहते हैं, मुस्लिम अधिकारी, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थे। मैं राजदूत पर, उस समय राजदूत थे, उसमें पूरे जगह पर घूम कर आया, कोई रोड नहीं। तो मैंने कहा तुम एक फाइल तैयार करो और फाइल तैयार करने के बाद मंत्रालय में भेजो। वो ऐसे थे, बहुत अच्छे अधिकारी, अभी भी है वो फाइल मुंबई में आई और फिर आकर वो फॉरेस्ट के ओपिनियन, इसके ओपिनियन होने के बाद आई, वो मेरे पास आई और मैंने उसमें लिखा कि मानव अधिकार की दृष्टि से इन लोगों को गांव में जाने के लिए रोड नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये उनका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक शोषण है और इसके लिए परमिशन नहीं देना गलत बात है। और इसलिए मैं मंत्री होने के नाते ये निर्णय देता हूँ कि एक्ट कुछ भी कहे, मैं ऐसे आदेश देता हूं कि यह 450 गांव में रोड बनने चाहिए और इसके बाद एक्ट के आधार पर कोई अगर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स अप होगी तो मैं जब तक मंत्री हूं तब तक और उसके बाद में भी ये व्यक्तिगत मेरी जिम्मेदारी होगी और उसके लिए मैं जिम्मेदार रहूंगा। ये लिखकर मैंने तांबे करके, हमारे सेक्रेटरी थे,
उन्होंने देखकर उन्होंने कहा कि तुम साहब आपने ऐसे कैसे लिखा है। मैंने बोला कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं राजनीतिक पेशावर नहीं हूं, जो होगा सो देखा जाएगा। और मैं गया, क्या कहा वो मैं अब नहीं बताऊंगा फॉरेस्ट वालों के लिए, क्योंकि वो ठीक नहीं होगा। पर मैंने 450 गांव में रोड बना दिया। और डॉक्टर अलेक्जेंडर हमारे गवर्नर थे, बहुत अच्छे संवेदनशील व्यक्ति थे। मैं उनको हेलीकॉप्टर से लेके गया उद्घाटन के लिए, और वो पहले 5 गांव में जाने वाले थे, फिर वो 20 गांव में गए। 2 दिन वो चिखलदरा रुके थे, और वो इतने खुश हुए। और फिर हाईकोर्ट में एक PIL भी हुई, तो कोर्ट ने कहा ये वायलेशन है। तो फिर डिपार्टमेंट आपको सरकारी अधिकारी बोल रहे थे एफिडेविट करना है, मेरा नाम लिखो, जो सजा करनी है कोर्ट को मुझे करने दो, क्योंकि इट्स माय डिसीजन। गई तो वो डर गए, बोले ऐसा कैसे लिखना चाहिए। मैंने बोला कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। अगर मैं मंत्री होने के साथ अगर गरीब व्यक्ति को न्याय नहीं दे सकता तो कोई बात नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। वो आज रास्ते पूरे हुए, वहाँ स्वाधीनता मिली, वहाँ बिजली। ऐसी तो हालत थी कि एक केवल बिजली का आंकड़ा ऊपर करना था, वही इन्वायरमेंट टैक्स ने उसको स्टॉप किया था। मैंने बोला कहा बताओ मेरे हाथ से कार्यक्रम करो, मैं कहा लगाना है मैं करा देता हूँ। ये जो संवेदनशीलता थी, ये जो लोकाभिमुख थी, कि जिसको हम लोग अक्सर कहते कि मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम। आइदर इट इज पॉलिटिक्स और सोशल वर्क और इज इवन एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। और हम अगर रफ का फेयर करने के लिए बैठे हैं तो किसी के जाने में फायदा नहीं और किसी के आने में फायदा नहीं। वी नीड टू डू समथिंग फॉर द पीपल, और यही संविधान का स्पिरिट है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि अपने पूरे जीवन में ये पासपोर्ट वाली आइडिया मुझे एक बार सुषमा जी ने आपके अनुपस्थिति में मुझे बताई थी। मैं बोल रहा था वो नागपुर में कार्यालय खोलो, इधर खोलो। अरे नागपुर क्या बोले, वर्धा में खोल देंगे, चंद्रपुर में। मैं बोला ये ऐसा कैसे होगा, अब तो नागपुर में खोलते खोलते मैं बोल रहा हूँ कि होगा कि नहीं। उन्होंने बोले ये ऐसी ही हमने पॉलिसी बनाई, तुम्हारा महाराष्ट्र के तो अधिकारी ये बोले। तो उन्होंने बहुत तारीफ की और मुझे बताया कि ये हुआ। और आप छोटे छोटे गाँव में गया तो कानून इम्प्लीमेंट करते समय सामान्य व्यक्ति के हितों का विचार करते हुए, उसको ब्रेक न करते हुए निर्णय करना, ये जो सुसंस्कृत लोकाभिमुख संवेदनशीलता थी, उसका परिचय आपने इस किताब में भी दिया है। अब मैं ज़्यादा कमेंट नहीं, आजकल मीडिया को आदत है मैं कुछ भी बोलूँ तो उल्टा लिखते हैं। तो मैं ब्यूरोक्रेसी में कोई भी कमेंट्स करूँ तो कहीं ना कहीं कहाँ का जोड़ देते हैं और दिन भर चलाते हैं। एवरी शुड लॉयल टू हिज प्रोफेशन। मैंने जो कहा उसके ऊपर मैं कायम रहूंगा। पर ब्यूरोक्रेसी के बारे में कभी कभी टाइम इज द बिगेस्ट कैपिटल। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं, जो मुनि जी की क्षमा मांगकर और जितने प्रतिनिधि क्षमा मांग के बताता हूं, कि जिन लोगों को 1 तारीख को तनख्वाह मिलता है वो जीवन भर टाइम नाम के विषय का महत्व कभी नहीं समझते। मैं बिजनेस मैनेजमेंट में फाइनेंस हूँ, पढ़ा हूँ, और बहुत कर्जा ले चुकर धंधा पानी कर चुका हूँ। तुमने एक एक फाइल पर 15-15 दिन लेट करने से कितना चूना लग जाता है, इसका व्यक्तिगत जीवन में भी अनुभव लेता हूँ और बाकी कॉन्ट्रैक्टर को बर्बाद होते हुए मैंने देखा है। ओनली द प्रॉब्लम इज नॉट टेकिंग डिसीजन इज द बेस्ट डिसीजन। आपको जो लगता है वो लो ना, रिजेक्ट करना रिजेक्ट करो, पास करना पास करो। अभी प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया कि कोई भी फाइल 4 लेयर के ऊपर नहीं जाएगी। मैंने नोट बनाकर सेक्रेटरी को दिया, 4 लेयर पर दो, कितने लेयर है, जो करना है वो निर्णय करो। प्रॉब्लम टाइम इज द बिग प्रॉब्लम, और टाइम के कारण फिर लोगों को तकलीफ होती है। आपके डिसीजन क्या होता है इससे नहीं होती। और इसलिए इसका जब महत्व होता है जब अधिकारी संवेदनशील हो, दूसरों के व्यक्ति के भी पास जाकर उसके सुख दुख को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैं जब मंत्री बना तो करीब 406 प्रोजेक्ट 3,85,000 करोड़ के स्टॉल प्रोजेक्ट थे, बंद पड़े थे, और बैंकों में 3 लाख करोड़ का एनपीए हुआ था। मैं हमारे यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर ट्रांसपोर्ट वन में रोज रात को 12-12 बजे तक बैठता था। अधिकारी, कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट, बैंकर्स, और कुछ ना कुछ मुझे अक्सर लगता था कि पॉजिटिव एटीट्यूड, फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी, करप्शन फ्री सिस्टम और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होनी चाहिए। वी हैव टू फाइंड आउट द वे आउट, सोल्यूशन निकालना चाहिए विदाउट ब्रेकिंग द लॉ।
तो मैं बहुत बार बैठता था, मतलब बैंक को बोलता तुम्हारा इसमें फ़ायदा है, तुम्हारा इसमें फ़ायदा है, ये ऐसे रोक के क्यों कर, लोगों को भी तकलीफ हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मुझे गालियाँ देते हैं। एक बार मैंने एक अधिकारी को कहा कि तुम्हारा नाम क्यों नहीं लिखते रोड पर, गड्ढे हुए इतने, तो मैंने नियम बनाया कि रोड पर सब डिप्टी इंजीनियर सबके नाम लिखो कि ये रोड में गड्ढे है, तो मैं मेरा ही पुतला क्यों फूके लोग, आपका भी फूके। अगर आप लोग जब मेरे लिए करेंगे तो फिर आपकी भी जिम्मेदारी है ना। मैं मजाक में उनको कहा कि आपका भी कल लोग आपको भी पूछेंगे, नहीं तो तुरंत कुछ हुआ तो लोग बोलते कि क्यों ऐसा क्यों हुआ। तो शरद जोशी करके हास्य व्यंग्य के कवि थे, मेरे बहुत फेवरेट कवि थे, और आज भी मुझे कभी समय मिलता है तो मैं उनकी कविताएं सुनता हूँ। भोपाल के थे, और आपकी जो कविता है वो शरद जोशी जी की कविता को याद करने वाली बात है। बहुत अच्छा व्यंग्य करते थे। उनकी एक पोस्ट ऑफिस करके कविता है, एक उनकी कांग्रेस करके कविता है। पोस्ट ऑफिस कविता बहुत अच्छी थी। वो बोलते अगर अंग्रेज पोस्ट ऑफिस नहीं खोलते, अगर हम खोलते तो क्या होता। तो वो बोलते पहले एक व्यक्ति पोस्ट ऑफिस आता, आने के बाद काउंटर पे जाता, बोलता मुझे चिट्ठी लिखना है। तो उससे सवाल पूछता क्यों लिखना है, आवश्यक है क्या, क्या कारण है, बहुत इमरजेंसी है क्या। फिर बड़े मुश्किल से वो परमिशन देकर एक चालान देता हाथ में, मैं चालान भरता। चालान भरने के बाद मैं ट्रेजरर के पास, कैशियर के पास जाता, उसको चालान जमा करता। चालान जमा करने का पता क्या है, क्यों चिट्ठी लिख रहे हो, अरे भाई चालान दिया। चालान देने के बाद वो मुझे पोस्ट कार्ड देता, मैं घर आता, चिट्ठी लिखता। और जब मैं पोस्ट ऑफिस के सामने लाल डिब्बे के सामने जाता तो एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा रहता, ए क्या कर रहा है, नहीं चिट्ठी डाल रहा हूँ, चल चाय पानी के पैसे ला। तो बोले मैं चिट्ठी डालता। डालने के बाद, चिट्ठी के बाद उसका जवाब आता, चिट्ठी भरना तो बहुत बड़ा है, और चिट्ठी आता, जवाब आता है, तो मुझे पता चलता है कि पोस्ट ऑफिस में जवाब आया। तो मैं जाता, तो वो बोलता अच्छा जवाब आया है, पर तुम शरद जोशी हो, इसका मतलब क्या है, तुम ही हो क्या और कोई हो, जाओ पहले एफिडेविट करके लाओ कि मैं शरद जोशी हूँ और कोई नहीं हूँ, तब चिट्ठी तुमको मिलेगी। फिर वो एफिडेविट करता, एफिडेविट करके देता। और ऐसा करके उन्होंने आखिरी में वर्णन किया है कि वो चिट्ठी का जवाब लेकर मैं घर आता तो लोग बोलते क्या कहा जोशी जी की पहुंच है, चिट्ठी भी लिखी, जवाब भी आया, अरे इनका तो बहुत बड़ा है। वो प्रशासनिक पद्धति पर किया हुआ व्यंग्य है। सही ऐसा है, ऐसा भी नहीं है, पर वो जैसे मेटल जो होती है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वैसे प्रशासन भी लोकाभिमुखता और संवेदनशीलता का गुड कंडक्टर होना चाहिए। और वो मोड़े जी के है, इसलिए उनके पूरे किताब में एक लोकाभिमुख संवेदनशील अधिकारी का भावना एक प्रकार से व्यक्त हुई, इसीलिए किताब महत्वपूर्ण है। और उनका जो अनुभव है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि अनुभव से बहुत सीखने के लिए मिलता है। सीखने का पेटेंट किसी के पास नहीं है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि मैं भी बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ, और आज भी मैं फुटपाथ पर खाने वाला, थर्ड क्लास में पिक्चर देखने वाला और नाटक पीछे से देखने वाले लोगों में से बड़ा हुआ हूँ। तो मुझे वो जीवन बड़ा अच्छा लगता है। जेड प्लस सिक्योरिटी गार्ड अड़चने आती है तो मैं सबको रात को छोड़ने के बाद फिर निकल जाता हूँ फुटपाथ पर, क्योंकि वो मैं वहाँ अक्सर मुझे मेरी औकात की याद दिलाती है। जब जो कविता थी वो बड़े अच्छी लगती है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात यही है कि आपके जीवन में इन सब अनुभव के साथ आपका जो अनुभव आया, विदेशों में आया है, रशिया का अनुभव आपने आया, आप और इसमें लिखिए। मैं इस विषय पर बहुत कुछ थोड़ा बहुत, मैं इतना तो विद्वान नहीं हूँ, पर मुझे उतना टाइम ही नहीं मिलता। पर साम्यवाद, समाजवाद और पूंजीवाद, ये तीनों बातों में हमारे देश में बहुत बड़े बड़े लोगों ने काम किया है। एक समय समाजवादी और कम्युनिस्ट रहना गौरव का विषय रहता था। मैं चाइना में गया था, बीजेपी के प्रेसिडेंट के रूप में मुझे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने इनवाइट किया था। तो जब पूरा देखा मैं उनके पास, तो मैंने बोला ये सब लिबरल इकोनॉमी, नॉन रेसिडेंशियल चाइनीज जो थे मंगोलियन वंश के, उन्होंने पूरी इन्वेस्टमेंट लाई, शांघाई बना, सब लिबरल इकोनॉमी थी। तो मैंने पूछा तुम्हारे यहाँ लाल बावटा छोड़ के तो कुछ कम्युनिस्ट कुछ लगता है नहीं कुछ। तो उन्होंने कहा हमें देश की प्रगति करनी है। तो समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद
हमारे देश में समाजवादी पार्टी भी थी, कम्युनिस्ट पार्टी भी थी और स्वतंत्र पार्टी भी थी। और अमेरिकन लिबरल इकोनॉमी जो थी वो भी आज दुनिया के सामने आई है। फिर भी दुनिया के इकोनॉमिक्स और फिलोसोफर ये कह रहे कि स्टिल हमें जवाब नहीं मिल रहा है कि व्हाट इज एग्जैक्टली कि जिससे हम कर सकते हैं। तो जो सबसे आखिरी व्यक्ति है उसकी प्रगति और विकास कर कर अगर इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है तो निश्चित रूप से कौन सा इकोनॉमिक मॉडल होगा, ये विश्व के सामने भी बहुत बड़ा प्रश्न है। और आप जैसे लोगों को ये अनुभव मिला है कि रशिया में भी रहना है, तो मैं ये कहता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जब तक कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तब तक एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल नहीं निर्माण होगा। एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल नहीं होगा तब तक इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी नहीं होगी। मैं कभी कभी मजाक में, मैंने एक बार हमारे एक बहुत बड़ा मिहान करके प्रोजेक्ट होगा, जो 500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करेगा मैं उसके पैर छूने के लिए तैयार हूँ। तो मुझे पत्रकार ने कहा ऐसे क्यों कहते हो आप? अरे मतलब उसके पैसे का छोड़ो, मेरे यहाँ के 5000 लोगों के हाथ को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। अब गाँव में मैं कहता हूँ किसानों को, मैं किसानों में काम करूँ, अन्नदाता वगैरह मत बनो, ऊर्जादाता बनो, ग्रीन हाइड्रोजन बनाओ, इथेनॉल बनाओ। ये गेहूं चावल मक्का लगा के कोई परिस्थिति बदल नहीं सकती। तो बहुत से बार ऐसी चीजें है कि वर्ल्ड में जो एक्सपीरियंस आपको मिलता है अलग अलग देशों में, बहुत सीखने लायक है और देश में भी सीखने लायक है। और मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूं, मैं बिल गेट्स से लेकर अमिताभ बच्चन से लेकर अनेक लोगों का, लता मंगेशकर से लेकर सबके मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे। तो एक बार मेरे पत्नी से बात करते हुए मैंने कहा उनको, बहुत अनुभवी वाक्य, किसी के अपमानित करने का नहीं है, मैंने कहा जिन लोगों को मैं दूर से बड़ा समझ रहा था उनके नज़दीक जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं उनको जितना बड़ा समझता था उतने ये बड़े नहीं हैं, बहुत छोटे हैं। और जिनको मैं बहुत छोटा समझ रहा था बिल्कुल ही, उनके नज़दीक जाने के बाद मुझे पता चला कि वो बहुत छोटे नहीं, वो बहुत बड़े हैं। मैं इलेक्शन में हमारे हिंगना तालुका में एक पारधी समाज की महिला को मैंने टिकट दिया था। तो मेरा आग्रह था कि उसको टिकट देना। सब पार्टी के लोग मुझे आकर कहे कि आपने दिया है तो हमें कुछ कहना नहीं है, पर यहाँ तो ट्राइबल कम्युनिटी में ये कम्युनिटी बहुत कम है, ये चुनाव नहीं जीता जाएगा। सब मेरे ओपिनियन के विरोध में थे और मैं उस महिला को टिकट देना चाहता था। तो मैंने थोड़ा सी गलती की, मैंने उसको 10,000 रुपये दे दिया और कहा कि काम को शुरू कर दो, उसको एश्योरेंस दे दिया। और बाद में जब ये सब लोग मेरे विरोध में गए, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो मेरा स्वभाव था कि जब पंचों की राय, अब सभी लोग मेरे विरोध में हैं, तो मैंने कहा ठीक है बदल दो टिकट। तो मैं धर्म संकट में आया और मैंने उनको घर बुलाया और मैं लिटरली दारू की भट्टी, हाथ भट्टी चलाने वाली महिला थी। मुंडे साहब तब गृह मंत्री थे, हम गए थे तो उनके ऊपर अटैक हुआ था, उस समाज की थी। तो मैंने उनको बुलाया और उनको कहा कि देखिए मेरे से गलती हो गई कि मैंने आपको कहा कि आप टिकट पक्का 10,000 रुपये ले जाओ, गाड़ी लगाओ और काम करो, पर अब परिस्थिति में ये टिकट बदलना पड़ रहा है, आपको फॉर्म नहीं भर पाएगी, मुझे बड़ा दुख है, मैं क्षमा मांगता हूँ। बोले भाऊ काहे की क्षमा मांग रहा हो? कुछ मत नहीं। तुरंत उसने पर्स निकाली, 6,850 रुपये तुरंत गिन कर मेरे पास दिए और कहा इतने पैसे मैंने खर्चा किए थे, पर आपने नहीं दिया टिकट, कोई चिंता मत करो, पर अपने पार्टी की जो भी उम्मीदवार होगा उसका मैं काम करूंगी। और पैसा वापस किया और मेरे आंखों में आंसू है, वो चली गई। पर जो बड़े बड़े उच्च विद्या विभूषी, डॉक्टर, प्रोफेसर, बड़े बड़े लोग होते, उनका टिकट कटने के बाद उनके घर में समझाने के लिए जाते तो कितनी गालियाँ और कितने श्राप देते और चुपचाप बैठ के सुनना पड़ता है। उसका मैंने बहुत अनुभव किया, अभी भी करना पड़ता है। कैसा मेरे ऊपर अन्याय हुआ, बड़े बड़े लोग होते हैं। वो महिला ने मुझे सिखाया कि सीखने के लिए गुणों का पेटेंट, नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम, अप टू इन्फिनिटी। हमारे बीच में कोई पूर्णांक नहीं, हम सब अपूर्णांक है। और ये समझते हुए जब जीवन में ऐसे छोटे छोटे अनुभव से हमें सीखने के लिए मिलता है, वही हमारी जीवन की पूंजी होती है। मुझे इस बात की खुशी है कि इस किताब में आपके अनुभव ने आपको बहुत सिखाया। आपके बचपन की माता पिता के और शिक्षकों के संस्कारों ने आपके साहित्य, कविताओं के बारे में रुचि निर्माण करके
आपकी इस गुणवत्ता को बढ़ाया और प्रशासकीय अनुभव में संवेदनशीलता के कारण नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर आपके अनुभव ने इस लेखन को और परिपक्व बनाया। तो यह आपका अनुभव निश्चित रूप से जो यंग जनरेशन है जो प्रशासकीय सेवा में जाएगी, वो जो इसको पढ़ेंगे तो आपके अनुभव के कारण उनको काफ़ी उपयोग होगा। मैं वैसे भी आपके प्रति बहुत आदर और सम्मान रखता हूँ और इस किताब के निमित्त निश्चित रूप से इसका अनुवाद भी बहुत अच्छा हुआ है, अभी मैडम ने कहा और सच्चिदानंद जी ने भी कहा है। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूँ। और एक प्रशासकीय अच्छे अधिकारी का जो लोकाभिमुख है, संवेदनशील है, कवि है, साहित्यिक है और उसके साथ भी कार्य करने के साथ साथ इफिशिएंट भी है। यानी ऐसा नहीं है कि जो ईमानदार है वो इफिशिएंट नहीं है, वो इफिशिएंट है वो ईमानदार नहीं है। कभी कभी ये प्रॉब्लम आते हैं, पर आपकी सभी बातों का मेरा महाराष्ट्र के बारे में मैं अक्सर इस बात में बहुत अभिमान रखता हूँ कि साहित्य, संस्कृति, कला, इतिहास, विरासत और संस्कृति, इसके बारे में बाकी राज्यों के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है, पर महाराष्ट्र और बंगाल इन दो राज्यों में उसकी एक अलग प्रतिमा है। और साहित्य और संस्कृति में जो विचार व्यक्त होते हैं वो विचार भविष्य के पीढ़ियों के लिए संस्कार के रूप में उपयोगी होते हैं। और इसलिए किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण बात होती है कि उसके बचपन में उसके माता और पिता कैसे हैं और उसको जो टीचर्स मिले वो कैसे हैं और शुरुआत के समय में उसके मित्र हैं, उसके गाइड एंड फिलोसोफर कैसे हैं, उसके ऊपर उस व्यक्तित्व की पर्सनैलिटी का एक जड़न घड़न उससे बनता है। मूले जी के बारे में एक छोटा सा कॉन्ट्रडिक्शन है कि वो सरकारी अधिकारी होने के बाद अच्छे कवि कैसे हैं क्योंकि वो एक प्रशासनिक यशस्वी अधिकारी है और साहित्यिक और कविता दोनों के प्रति रुचि रखते हैं। उसमें और एक अच्छी बात है कि प्रशासकीय क्षमता के साथ संवेदनशील अधिकारी होते हुए, कार्यक्षम अधिकारी होते हुए, उन्हें स्वाभाविक रूप से जो परिस्थितियां होती है उससे सीख कर लिखने की आदत भी है। कभी कभी एक बहुत बड़ी समस्या होती है, दैट इज इमेज वर्सेस रियलिटी एंड ग्राउंड रियलिटी वर्सेस परसेप्शन। तो मेरे मन में, मैं मंत्री होने के पहले एक प्रतिमा थी कि ये फॉरेस्ट सर्विस कमीशन के अधिकारी, यानी बहुत मज़ा है, बहुत अच्छी मज़ा है। मर्सिडीज गाड़ी होती है, बंगला होता है, कोई पूछता नहीं किराया कितना है। यहाँ दिल्ली में क्वार्टर में रहना पड़ता है, वहाँ बहुत बड़ा बंगला होता है और गाड़ियाँ बड़ी बड़ी होती है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत मौज करते हैं, बहुत अच्छा है। मैंने ऐसा मैं जब देख रहा था, जब कभी मुझे मौका मिला, पर मंत्री बनने के बाद मेरे ध्यान में आया कि एम्बेसडर का सही मतलब क्या है। जब हम कहते हैं कि नॉलेज ये पावर है, तो अलग अलग देशों में जो इनोवेशन है, जो साइंस है, जो टेक्नोलॉजी है, जो रिसर्च है, वहाँ का एजुकेशन है, ट्रेड और बिजनेस है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है, इन सब बातों में काफ़ी बड़े प्रमाण पर हमारे एम्बेसडर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर एक छोटा सा कोई मटेरियल अगर हमको सस्ते में मिलता है तो देश का करोड़ों रुपए का फायदा होता है। और हमारे देश का कोई बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलता है तो देश में कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो एम्बेसडर जो होता है वो स्वाभाविक रूप से उसका काम देश के विकास के लिए, देश के भविष्य को बनाने के लिए बहुत उपयोगी होता है। पर सरकार में जो अलग अलग प्रकार की सर्विसेज हैं उसमें काम करने वाले अलग अलग प्रकार के अधिकारी हैं, क्योंकि जैसे व्यक्ति होते हैं वैसे उनका एटीट्यूड और अप्रोच भी होता है। हमारा जो लोकतंत्र खड़ा है उसमें 4 इंपॉर्टेंट पिलर हैं। एक इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल एंड फेयर जुडिशरी। दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है वो हमारी एग्जीक्यूटिव विंग, यानी हमारी प्रशासकीय क्षमता रखने वाले अधिकारी जिनको इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी है। और तीसरी लेजिस्लेटिव विंग जो जनता से चुनकर आती है, राज करती है। और इन सब बातों को मजबूत करने के लिए एक मीडिया, उसका रोल उतना ही इम्पोर्टेंट होता है।
और चारों विंग में चारों पिलर अच्छा काम करते हैं तो लोकतंत्र में गुणात्मक परिवर्तन होता है, प्रगल्भ भी बनता है, संवेदनशील भी बनता है और स्वाभाविक रूप से उसके कारण वर्ल्ड में हमारी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। मुड़े जी के बारे में एक बात अच्छी है कि अच्छे प्रशासनिक अधिकारी होने के बाद भी साहित्य और कविता की एक उनको दृष्टि होने के बाद में भी एक संवेदनशील अधिकारी और कार्य विमुख और कार्य तत्पर अधिकारी, ये सब बातें इसमें इकट्ठा हुई है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड स्पिरिट। कुछ लकीर के फकीर होते हैं, जो लिखा हुआ रहता है वो इंटरप्रेट करते हुए ऐसा ऐसा होगा, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड स्पिरिट। एक्चुअली केशवानंद केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी भारतीय संविधान के बारे में एक बहुत अच्छा निर्णय दिया है और उन्होंने कहा है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड स्पिरिट। स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसलिए स्वाभाविक रूप से प्रशासकीय कार्य क्षमता रखने के बाद नियमों के आधार पर स्पिरिट को समझना और समझते हुए लोकाभिमुख कार्यों के लिए निर्णय करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी जी अक्सर ये कहते थे कि कानून का पालन तो होना ही चाहिए। मैंने आज तक जीवन में किसी अधिकारियों को कानून तोड़ने के लिए कहीं नहीं कहा। मैं कहता हूं ब्रेक द लॉ अप टू द लास्ट लिमिट ऑफ ब्रेकिंग पॉइंट, और ये समझो कि इसमें स्पिरिट क्या है। और दूसरी बात गांधी जी ने कही है कि जब आपको ऐसा लगेगा कि आपका कोई भी निर्णय करने के लिए ये निर्णय गरीब व्यक्ति के हित में, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है और उस व्यक्ति से इससे न्याय मिलने वाला है, तो इस न्याय को, इस कानून को अगर आपको तोड़ना पड़ेगा तो आप जरूर तोड़िए, क्योंकि उसमें उसका हित है। पर जब कानून तोड़ते हुए किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, किसी और उद्देश्य से जब तोड़ोगे तो वो गलत होगा। मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव आया। मैं महाराष्ट्र में मंत्री था और अमरावती जिले में एक मेड़घाट तहसील थी और वहाँ 2500 बच्चे कुपोषण से मर गए और वो मरने के बाद काफ़ी वर्ल्ड लेवल पर काफ़ी हाहाकार मचा। आपको याद होगा, ये 96-97 की बात थी। तो हमारे मुख्यमंत्री जो थे मनोहर जोशी, वो मुझे कहते थे कि नितिन, ये कैसी स्थिति है, ये मेड़घाट में 450 गाँव है, एक भी गाँव में रास्ता नहीं है, ये लोगों का कैसे होगा। तो फिर वो बार बार, मैं भी पीडब्ल्यू मिनिस्टर था, मीटिंग करवाता था और फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट के चीफ कॉन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आते थे और 4 से 5 बार मनोहर जोशी उनको कहते थे। एक बार उन्होंने कहा, जब मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा की तुम्हाला काहीच वाटत नाही का, इतकी लोक मेली, इतक्या गावात रस्ते नाही, मुलं शाळेत जात नाही, तुम्ही काम नहीं करू देत, आपको कुछ भी नहीं लगता। 2500 बच्चे कुपोषण से मर गए, बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते, वहाँ के किसान हैं, उनका उपज मार्केट में नहीं जा सकती है, इलेक्ट्रिक की लाइन वहाँ नहीं गई, सब काम आपने रोक दिया फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एक्ट के आधार पर, आपको इसका कुछ भी नहीं लगता आपको। तो चीफ कॉन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ने कहा कि सर, आई एम वेरी सॉरी, पर मुझे आपको जवाब देना है तो यही है कि आई एम हेल्पलेस, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। तो मनोहर जोशी जी आगतिक हो गया। तो एक कुलकर्णी करके कमिश्नर थे, वो भी बड़े सुसंस्कृत और अच्छे अधिकारी थे। तो फिर मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने कहा सर, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है, ये ऐसे काम में मैं बहुत माहिर हूँ, तुम एक काम करो, ये मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे कोई चिंता नहीं क्या परिणाम होते हैं और मैं ये काम करूँगा। आपको संभव हुआ तो मेरे पीछे खड़े रहो, नहीं रहा तो फर्क नहीं पड़ता, मेरा गया तो गया पद, चिंता नहीं। मैं गया। एक मर्चेंट नाम के दरियापुर में, परतवाड़ा में रहते हैं, मुस्लिम अधिकारी, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थे। मैं राजदूत पर, उस समय राजदूत थी, उसमें पूरे जगह पर घूम कर आया, कोई रोड नहीं। तो मैंने कहा तुम एक फाइल तैयार करो और फाइल तैयार करने के बाद मंत्रालय में भेजो। वो ऐसे थे, बहुत अच्छे अधिकारी, अभी भी है वो फाइल मुंबई में आई और फिर आकर वो फॉरेस्ट के ओपिनियन, इसके ओपिनियन होने के बाद आई, वो मेरे पास आई और मैंने उसमें लिखा
कि मानव अधिकार की दृष्टि से इन लोगों को गांव में जाने के लिए रोड नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये उनका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक शोषण है और इसके लिए परमिशन नहीं देना गलत बात है। और इसलिए मैं मंत्री होने के नाते ये निर्णय देता हूँ कि एक्ट कुछ भी कहे, मैं ऐसे आदेश देता हूँ कि यह 450 गाँव में रोड बनने चाहिए और इसके बाद एक्ट के आधार पर कोई अगर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स अप होगी तो मैं जब तक मंत्री हूं तब तक और उसके बाद में भी ये व्यक्तिगत मेरी जिम्मेदारी होगी और उसके लिए मैं जिम्मेदार रहूंगा। ये लिखकर मैंने तांबे करके, हमारे सेक्रेटरी थे, उन्होंने देखकर उन्होंने कहा कि तुम साहब आपने ऐसे कैसे लिखा है। मैंने बोला कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं राजनीतिक पेशावर नहीं हूं, जो होगा सो देखा जाएगा। और मैं गया, क्या कहा वो मैं अब नहीं बताऊंगा फॉरेस्ट वालों के लिए क्योंकि वो ठीक नहीं होगा, पर मैंने 450 गांव में रोड बना दिया। और डॉक्टर अलेक्जेंडर हमारे गवर्नर थे, बहुत अच्छे संवेदनशील व्यक्ति थे, मैं उनको हेलीकॉप्टर से लेके गया उद्घाटन के लिए। और वो पहले 5 गांव में जाने वाले थे, फिर वो 20 गांव में गए, 2 दिन वो चिखलदरा रुके थे और वो इतने खुश हुए। और फिर हाईकोर्ट में एक PIL भी हुई, तो कोर्ट ने कहा ये वायलेशन है। तो फिर डिपार्टमेंट को सरकारी अधिकारी बोल रहे थे एफिडेविट करना है, मेरा नाम लिखो, जो सजा करनी है कोर्ट को मुझे करने दो क्योंकि इट्स माय डिसीजन। गई तो वो डर गए, बोले ऐसा कैसे लिखना चाहिए। मैंने बोला कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। अगर मैं मंत्री होने के साथ अगर गरीब व्यक्ति को न्याय नहीं दे सकता तो कोई बात नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। वो आज रास्ते पूरे हुए, वहाँ स्वाधीनता मिली, वहाँ बिजली, ऐसी तो हालत थी कि एक केवल बिजली का आंकड़ा ऊपर करना था, वही इन्वायरमेंट टैक्स ने उसको स्टॉप किया था। मैंने बोला कहा बताओ मेरे हाथ से कार्यक्रम करो, मैं कहा लगाना है मैं करा देता हूँ। ये जो संवेदनशीलता थी, ये जो लोकाभिमुख थी, कि जिसको हम लोग अक्सर कहते कि मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम। Either it is politics or social work or is even administration. It is the instrument of socio-economic transformation. और हम अगर रब का फेयर करने के लिए बैठे हैं तो किसी के जाने में फायदा नहीं और किसी के आने में फायदा नहीं। We need to do something for the people. और यही संविधान का स्पिरिट है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि अपने पूरे जीवन में ये पासपोर्ट वाली आइडिया मुझे एक बार सुषमा जी ने आपके अनुपस्थिति में मुझे बताई थी। मैं बोल रहा था वो नागपुर में कार्यालय खोलो, इधर खोलो। अरे नागपुर क्या, बोले वर्धा में खोल देंगे, चंद्रपुर में। मैं बोला ये ऐसा कैसे होगा, अब तो नागपुर में खोलते खोलते मैं बोल रहा हूँ कि होगा कि नहीं। उन्होंने बोले ये ऐसे ही हमने पॉलिसी बनाई, तुम्हारा महाराष्ट्र के तो अधिकारी ये बोले। तो उन्होंने बहुत तारीफ की और मुझे बताया कि ये हुआ। और आप छोटे छोटे गाँव में गया तो कानून इम्प्लीमेंट करते समय सामान्य व्यक्ति के हितों का विचार करते हुए, उसको ब्रेक न करते हुए निर्णय करना, ये जो सुसंस्कृत लोकाभिमुख संवेदनशीलता थी, उसका परिचय आपने इस किताब में भी दिया है। अब मैं ज़्यादा कमेंट नहीं, आजकल मीडिया को आदत है मैं कुछ भी बोलूँ तो उल्टा लिखते हैं। तो मैं ब्यूरोक्रेसी में कोई भी कमेंट्स करूँ तो कहीं ना कहीं कहाँ का जोड़ देते हैं और दिन भर चलाते हैं। एवरी शुड लॉयल टू हिज प्रोफेशन। मैंने जो कहा उसके ऊपर मैं कायम रहूँगा। पर ब्यूरोक्रेसी के बारे में कभी कभी टाइम इज द बिगेस्ट कैपिटल। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, जो मुनि जी की क्षमा मांगकर और जितने प्रतिनिधि क्षमा मांग के बताता हूँ, कि जिन लोगों को 1 तारीख को तनख्वाह मिलता है वो जीवन भर टाइम नाम के विषय का महत्व कभी नहीं समझते। मैं बिजनेस मैनेजमेंट में फाइनेंस हूँ, पढ़ा हूँ और बहुत कर्जा ले चुका, धंधा पानी कर चुका हूँ। तुमने एक एक फाइल पर 15-15 दिन लेट करने से कितना चूना लग जाता है, इसका व्यक्तिगत जीवन में भी अनुभव लेता हूँ और बाकी कॉन्ट्रैक्टर को बर्बाद होते हुए मैंने देखा है। ओनली द प्रॉब्लम इज नॉट टेकिंग डिसीजन इज द बेस्ट डिसीजन। आपको जो लगता है वो लो ना, रिजेक्ट करना रिजेक्ट करो, पास करना पास करो। अभी प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया कि कोई भी फाइल 4 लेयर के ऊपर नहीं जाएगी। मैंने नोट बनाकर सेक्रेटरी को दिया, 4 लेयर पर दो, कितने लेयर है, जो करना है वो निर्णय करो। प्रॉब्लम टाइम इज द बिग प्रॉब्लम, और टाइम के कारण फिर लोगों को तकलीफ होती है। आपके डिसीजन क्या होता है इससे नहीं होती। और इसलिए इसका जब महत्व होता है जब अधिकारी संवेदनशील हो, दूसरों के व्यक्ति के भी पास जाकर उसके सुख दुख को समझने की कोशिश करनी चाहिए।
मैं जब मंत्री बना तो करीब 406 प्रोजेक्ट 3,85,000 करोड़ के स्टॉल प्रोजेक्ट थे, बंद पड़े थे, और बैंकों में 3 लाख करोड़ का एनपीए हुआ था। मैं हमारे यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर ट्रांसपोर्ट वन में रोज रात को 12-12 बजे तक बैठता था, अधिकारी, कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट, बैंकर्स, और कुछ ना कुछ मुझे अक्सर लगता था कि पॉजिटिव एटीट्यूड, फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी, करप्शन फ्री सिस्टम और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होनी चाहिए। वी हैव टू फाइंड आउट द वे आउट, सोल्यूशन निकालना चाहिए विदाउट ब्रेकिंग द लॉ। तो मैं बहुत बार बैठता था, मतलब बैंक को बोलता तुम्हारा इसमें फायदा है, तुम्हारा इसमें फायदा है, ये ऐसे रोक के क्यों कर, लोगों को भी तकलीफ हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मुझे गालियां देते हैं। एक बार मैंने एक अधिकारी को कहा कि तुम्हारा नाम क्यों नहीं लिखते रोड पर, गड्ढे भाई इतने, तो मैंने नियम बनाया कि रोड पर सब डेप्यूटी इंजीनियर सबके नाम लिखो कि ये रोड में गड्ढे है, तो मैं मेरा ही पुतला क्यों फूके लोग, आपका भी फूके। अगर मैं आप लोग जब मेरे लिए करेंगे तो फिर आपकी भी जिम्मेदारी है ना। मैं मजाक में उनको कहा कि आपका भी कल लोग आपको भी पूछेंगे, नहीं तो तुरंत कुछ हुआ तो लोग बोलते कि क्यों ऐसा क्यों हुआ। तो शरद जोशी करके हास्य व्यंग्य के कवि थे, मेरे बहुत फेवरेट कवि थे, और आज भी मुझे कभी समय मिलता है तो मैं उनकी कविताएं सुनता हूँ। भोपाल के थे, और आपकी जो कविता है वो शरद जोशी जी की कविता को याद करने वाली बात है। बहुत अच्छा व्यंग्य करते थे। उनकी एक पोस्ट ऑफिस करके कविता है, एक उनकी कांग्रेस करके कविता है। पोस्ट ऑफिस कविता बहुत अच्छी थी। वो बोलते अगर अंग्रेज पोस्ट ऑफिस नहीं खोलते, अगर हम खोलते तो क्या होता। तो वो बोलते पहले एक व्यक्ति पोस्ट ऑफिस आता, आने के बाद काउंटर पे जाता, बोलता मुझे चिट्ठी लिखना है। तो उससे सवाल पूछता क्यों लिखना है, आवश्यक है क्या, क्या कारण है, बहुत इमरजेंसी है क्या। फिर बड़े मुश्किल से वो परमिशन देकर एक चालान देता हाथ में, मैं चालान भरता। चालान भरने के बाद मैं ट्रेजरर के पास, कैशियर के पास जाता, उसको चालान जमा करता। चालान जमा करने का पता क्या है, क्यों चिट्ठी लिख रहे हो, अरे भाई चालान दिया। चालान देने के बाद वो मुझे पोस्ट कार्ड देता, मैं घर आता, चिट्ठी लिखता, और जब मैं पोस्ट ऑफिस के सामने लाल डिब्बे के सामने जाता तो एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा रहता, ए क्या कर रहा है, नहीं चिट्ठी डालो, चल चाय पानी के पैसे ला। तो बोले मैं चिट्ठी डालता। डालने के बाद, चिट्ठी के बाद उसका जवाब आता, चिट्ठी भरना तो बहुत बड़ा है, और चिट्ठी आता, जवाब आता है, तो मुझे पता चलता है कि पोस्ट ऑफिस में जवाब आया है। तो मैं जाता, तो वो बोलता अच्छा जवाब आया है, पर तुम शरद जोशी हो, इसका मतलब क्या है, तुम ही हो क्या और कोई हो, जाओ पहले एफिडेविट करके लाओ कि मैं शरद जोशी हूँ और कोई नहीं हूँ, तब चिट्ठी तुमको मिलेगी। फिर वो एफिडेविट करता, एफिडेविट करके देता, और ऐसा करके उन्होंने आखिरी में वर्णन किया है कि वो चिट्ठी का जवाब लेकर मैं घर आता तो लोग बोलते क्या कहा जोशी जी की पहुंच है, चिट्ठी भी लिखी, जवाब भी आया, अरे इनका तो बहुत बड़ा लगा। वो प्रशासनिक पद्धति पर किया हुआ व्यंग्य है। सभी ऐसा है, ऐसा भी नहीं है, पर वो जैसे मेटल जो होती है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वैसे प्रशासन भी लोकाभिमुखता और संवेदनशीलता का गुड कंडक्टर होना चाहिए। और वो मोड़े जी के है, इसलिए उनके पूरे किताब में एक लोकाभिमुख संवेदनशील अधिकारी का भावना एक प्रकार से व्यक्त हुई, इसीलिए किताब महत्वपूर्ण है। और उनका जो अनुभव है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि अनुभव से बहुत सीखने के लिए मिलता है। सीखने का पेटेंट किसी के पास नहीं है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि मैं भी बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ, और आज भी मैं फुटपाथ पर खाने वाला, थर्ड क्लास में पिक्चर देखने वाला और नाटक पीछे से देखने वाले लोगों में से बड़ा हूँ। तो मुझे वो जीवन बड़ा अच्छा लगता है। जेड प्लस सिक्योरिटी कार्ड अड़चने आती है तो मैं सबको रात को छोड़ने के बाद फिर निकल जाता हूँ फुटपाथ पर, क्योंकि वो मैं वहाँ अक्सर मुझे मेरी औकात की याद दिलाती है। जब मेरी जो कविता थी वो बड़े अच्छी लगती है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात यही है कि आपके जीवन में इन सब अनुभव के साथ आपका जो अनुभव आया, विदेशों में आया है, रशिया का अनुभव आपने आया, आप और इसमें लिखिए। मैं इस विषय पर बहुत कुछ थोड़ा बहुत, मैं इतना तो विद्वान नहीं हूँ और मुझे उतना टाइम ही नहीं मिलता, पर साम्यवाद, समाजवाद और पूंजीवाद, ये तीनों बातों में हमारे देश में
बहुत बड़े बड़े लोगों ने काम किया है। एक समय समाजवादी और कम्युनिस्ट रहना यानी गौरव का विषय रहता था। मैं चाइना में गया था, बीजेपी के प्रेसिडेंट के रूप में मुझे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने इनवाइट किया था। तो जब पूरा देखा मैं उनके पास, तो मैंने बोला ये सब लिबरल इकोनॉमी, नॉन रेसिडेंशियल चाइनीज जो थे मंगोलियन वंश के, उन्होंने पूरी इन्वेस्टमेंट लाई, शंघाई बना, सब लिबरल इकोनॉमी थी। तो मैंने पूछा तुम्हारे यहाँ लाल बावटा छोड़ के तो कुछ कम्युनिस्ट कुछ लगता है नहीं कुछ। तो उन्होंने कहा हमें देश की प्रगति करनी है। तो समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद, हमारे देश में समाजवादी पार्टी भी थी, कम्युनिस्ट पार्टी भी थी और स्वतंत्र पार्टी भी थी। और अमेरिकन लिबरल इकोनॉमी जो थी वो भी आज दुनिया के सामने आई है। फिर भी दुनिया के इकोनॉमिक्स और फिलोसोफर ये कह रहे कि स्टिल हमें जवाब नहीं मिल रहा है कि व्हाट इज एग्जैक्टली कि जिससे हम कर सकते हैं। तो जो सबसे आखिरी व्यक्ति है उसकी प्रगति और विकास कर अगर इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है तो निश्चित रूप से कौन सा इकोनॉमिक मॉडल होगा, ये विश्व के सामने भी बहुत बड़ा प्रश्न है। और आप जैसे लोगों को ये अनुभव मिला है कि रशिया में भी रहना है, तो मैं ये कहता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जब तक कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तब तक एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल नहीं निर्माण होगा। एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल नहीं होगा तब तक इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी नहीं होगी। मैं कभी कभी मजाक में, मैंने एक बार हमारे एक बहुत बड़ा मिहान करके प्रोजेक्ट होगा, जो 500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करेगा मैं उसके पैर छूने के लिए तैयार हूँ। तो मुझे पत्रकार ने कहा ऐसे क्यों कहते हो आप? अरे मतलब उसके पैसे का छोड़ो, मेरे यहाँ के 5000 लोगों के हाथ को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। अब गाँव में मैं कहता हूँ किसानों को, मैं किसानों में काम करूँ, अन्नदाता वगैरह मत बनो, ऊर्जादाता बनो, ग्रीन हाइड्रोजन बनाओ, इथेनॉल बनाओ। ये गेहूँ चावल मक्का लगा के कोई परिस्थिति बदल नहीं सकती। तो बहुत से बार ऐसी चीजें है कि वर्ल्ड में जो एक्सपीरियंस आपको मिलता है अलग अलग देशों में, बहुत सीखने लायक है और देश में भी सीखने लायक है। और मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूं, मैं बिल गेट्स से लेकर अमिताभ बच्चन से लेकर अनेक लोगों का, लता मंगेशकर से लेकर सबके मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे। तो एक बार मेरे पत्नी से बात करते हुए मैंने कहा उनको, बहुत अनुभवी वाक्य, किसी के अपमानित करने का नहीं है, मैंने कहा जिन लोगों को मैं दूर से बड़ा समझ रहा था उनके नज़दीक जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं उनको जितना बड़ा समझता था उतने ये बड़े नहीं हैं, बहुत छोटे हैं। और जिनको मैं बहुत छोटा समझ रहा था बिल्कुल ही, उनके नज़दीक जाने के बाद मुझे पता चला कि वो बहुत छोटे नहीं, वो बहुत बड़े हैं। मैं इलेक्शन में हमारे हिंगना तालुका में एक पारधी समाज की महिला को मैंने टिकट दिया था। तो मेरा आग्रह था कि उसको टिकट देना। सब पार्टी के लोग मुझे आकर कहे कि आपने दिया है तो हमें कुछ कहना नहीं है, पर यहाँ तो ट्राइबल कम्युनिटी में ये कम्युनिटी बहुत कम है, ये चुनाव नहीं जीता जाएगा। सब मेरे ओपिनियन के विरोध में थे और मैं उस महिला को टिकट देना चाहता था। तो मैंने थोड़ा सी गलती की, मैंने उसको 10,000 रुपये दे दिया और कहा कि काम को शुरू कर दो, उसको एश्योरेंस दे दिया। और बाद में जब ये सब लोग मेरे विरोध में गए, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो मेरा स्वभाव था कि जब पंचों की राय, अब सभी लोग मेरे विरोध में हैं, तो मैंने कहा ठीक है बदल दो टिकट। तो मैं धर्म संकट में आया और मैंने उनको घर बुलाया और वह लिटरली दारू की भट्टी, हाथ भट्टी चलाने वाली महिला थी। मुंडे साहब तब गृह मंत्री थे, हम गए थे तो उनके ऊपर अटैक हुआ था, उस समाज की थी। तो मैंने उनको बुलाया और उनको कहा कि देखिए मेरे से गलती हो गई कि मैंने आपको कहा कि आप टिकट पक्का 10,000 रुपये ले जाओ, गाड़ी लगाओ और काम करो, पर अब परिस्थिति में ये टिकट बदलना पड़ रहा है, आपको फॉर्म नहीं भर पाएगी, मुझे बड़ा दुख है, मैं क्षमा मांगता हूँ। बोले भाऊ काहे की क्षमा मांग रहा हो? कुछ मत नहीं। तुरंत उसने पर्स निकाली, 6,850 रुपये तुरंत गिन कर मेरे पास दिए और कहा इतने पैसे मैंने खर्चा किए थे, पर आपने नहीं दिया टिकट, कोई चिंता मत करो, पर अपने पार्टी की जो भी उम्मीदवार होगा उसका मैं काम करूंगी। और पैसा वापस किया और मेरे आंखों में आंसू है, वो चली गई। पर जो बड़े बड़े उच्च विद्या विभूषी, डॉक्टर, प्रोफेसर, बड़े बड़े लोग होते, उनका टिकट कटने के बाद उनके घर में समझाने के लिए जाते तो कितनी गालियाँ और कितने श्राप देते और चुपचाप बैठ के सुनना पड़ता है। उसका मैंने बहुत अनुभव किया, अभी भी करना पड़ता है। कैसा मेरे ऊपर अन्याय हुआ, बड़े बड़े लोग होते हैं,
वो महिला ने मुझे सिखाया कि सीखने के लिए गुणों का पेटेंट, नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट, उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम, अप टू इन्फिनिटी। हमारे बीच में कोई पूर्णांक नहीं, हम सब अपूर्णांक है। और ये समझते हुए जब जीवन में ऐसे छोटे छोटे अनुभव से हमें सीखने के लिए मिलता है, वही हमारी जीवन की पूंजी होती है। मुझे इस बात की खुशी है कि इस किताब में आपके अनुभव ने आपको बहुत सिखाया। आपके बचपन की माता पिता के और शिक्षकों के संस्कारों ने आपके साहित्य, कविताओं के बारे में रुचि निर्माण करके